अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इतना कोई पोलिटिकली पोलराइजेशन हो गई है कि वो आपको इसके असरात सुप्रीम कोर्ट की सतह तक नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे कल सुबह तौहीन अदालत केस का फैसला सुनाया जाना है, उसके बाद 26वीं तरमीम के ऊपर भी पटिशन है और फिर तौहीन अदालत से मुतल्लिक जो नोटिस जारी किया गया था एडिशनल रजिस्ट्रार को, और फिर इससे मुतल्लिक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की दोनों कमेटी के अरकान बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। उस हवाले से भी कल आफ्टरनून के अंदर एक 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात भी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी PTI के चेयरमैन इमरान खान की डिमांड है कि मुज़ाकराती कमेटी को मुलाकात करवाई जाए। 28 तारीख स्पीकर ने उसकी तारीख भी मुकर्रर की हुई है। नेक्स्ट 4th जो राउंड है इस मुज़ाकरात का, और PTI की डिमांड में दूसरी तरफ ये है कि जी कि अगर आप कमीशन पे पेशरफ्त करते हैं तो मुलाकात ये होगी, अदरवाइज़ ये नहीं होगी। कुछ इस किस्म के मामलात हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर आज रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जो अभी रिसेंटली तरमीम की गई उसके मुताबिक ये नई तकर्री तक काम करते रहेंगे। नई तकर्री का प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ, ये एक मामला। और फिर कुछ बलदियाती इंतखाबात जो हैं वो पाकिस्तान में, हमेशा हम जमहूरियत की बात करते हैं लेकिन जो बुनियादी जमहूरियत जहाँ से शुरू होती है बलदियाती इंतखाबात से या बलदियाती निज़ाम से, उसको हमेशा अंडरमाइन किया गया। बदकिस्मती से अभी भी इस वक्त पाकिस्तान में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के हवाले से कोई खातर खा पेशरफ नहीं हो रही। तो ये मौज़ूआत होंगे जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शेख आफ्ताब अहमद साहब हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और ये बड़ी पुरानी इनकी पार्लियामेंट से वाबस्तगी है। और राना आतिफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, रुकन असम्बली भी हैं, और सेनेटर सरमद अली साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और शेख साहब, आपसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, और स्टार्ट ये कर लेते हैं हम बलदियाती इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन से स्टार्ट कर लेते हैं कि अगरचे इलेक्शन एक्ट के में तरमीम हुई है और जब तक नई तकर्री नहीं होगी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और 2 दीगर जो मेंबरान हैं वो काम करते रहेंगे, लेकिन अभी तक प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ। तो एक एफिशिएंट डेमोक्रेटिक निज़ाम के अंदर तो पहले से पता होता है कि फ़लाँ साहब रिटायर हो रहे हैं, तो उससे अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले एक प्रोसेस शुरू कर लिया जाए, मुशावरत की जाए, जो भी आइनी तरीक़ाकार है, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो जाए, साफ और शफाफियत उसके अंदर आए, तो ये तख़ीर क्यों होती है? हम क्यों ऐसे बिलावजह मसाइल पैदा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। असल में जी चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाने के लिए ये ज़रूरी है कि लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलकर एक ओपिनियन कायम करते हैं किसी शख्स के मुतालिक, और उन्हें फिर लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि आपस में अंदर इतनी ज़्यादा वो दूरियां हो चुकी हैं कि अब कैसे मुमकिन ही नहीं नजर आता कि लीडर ऑफ द अपोजिशन आपस में बैठेंगे और मिल बैठकर वो अपोजिशन ये लीडर ने मामला खत तय। लिख दिया है प्राइम मिनिस्टर को, वो तो कह रहे हैं हम बैठने के लिए तैयार हैं, आए शुरू करते हैं मुज़ाकरात इस पे तो कंसल्टेशन। जो वैसे भी लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है गौर साहब, वो काफी ठंडे उमर यूस मिजाज के आदमी है, और शहबाज साहब भी बड़े कोऑपरेटिव आदमी हैं। तो मेरे ख्याल में बैठ के कर लेंगे आपस में फैसला, किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। और होना चाहिए, क्योंकि जब एक टर्म खत्म हो जाती है तो फिर दूसरी टर्म के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन का बनना और मेंबर्स का बनना बहुत जरूरी है। ये एक आईनी रिक्वायरमेंट है और ये एक आईनी अदारा है जिसने आगे चलकर पाकिस्तान के तमाम सियासी मामला को चलाना है। सरमद साहब, तो आपका क्या ख्याल है कि ये अर्ली नहीं हो जाना चाहिए था? अब तक तो अपोजिशन लीडर भी खत लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, लेकिन कुछ शायद टाइम बन नहीं पा रहा। खत के ज़रिए नाम भी भेजे जा सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन अभी तक अपोजिशन की जानिब से भी नाम भी नहीं भेजे गए, सिर्फ ये कहा गया कि मुशावरत शुरू की जाए इस पर। मेरे ख्याल में मसला बहुत सिंपल है।
वो ये है कि अगर अपोजिशन पहले तो बात ही नहीं करना चाहती थी हुकूमत से, और वो कहती थी कि जी हमने इन लोगों से बात नहीं करनी, तो इसलिए मेरे ख्याल में नाम भी भेज दें, लिखना चाहते हैं कि जी ये मेरे नज़दीक नाम है, प्राइम मिनिस्टर भी नाम सजेस्ट कर देंगे, और उसके बाद फिर वी कैन टेक इट फर्दर फ्रॉम देयर। होना तो चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए और उसके बाद अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए, लेकिन ये कानून ये भी कहता है कि जब तक कंसेंसस नहीं होता उस वक्त तक जो एग्जिस्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान हैं वो कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि अगर वो कंटिन्यू नहीं करते तो फिर जो इदारा है वो बिल्कुल एक क्या कहना चाहिए, एक बिल्कुल ही ख़त्म, एक किस्म से ख़त्म हो जाता है, और इररेलेवेंट हो जाता है जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स नहीं आते। तो इदारे को जो इलेक्शन कमीशन है उसको इस तरीके से डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहिए, उसके में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, बरकरार रहनी चाहिए कंटिन्यूटी। तो जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं होते और नए मेंबर्स अपॉइंट नहीं होते, कानून इसकी इजाज़त देता है दी एग्जिस्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन कंटिन्यू। और मेरे ख्याल में मुशावरत होनी चाहिए, मीनिंगफुल मुशावरत होनी चाहिए, दोनों तरफ से नाम जाने चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली अब हम होपफुल हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने अलायंस को भी साथ ऑन बोर्ड लेंगे और उनके साथ भी कंसल्ट करेंगे बिफोर ही स्टार्ट्स द कंसल्टेशन प्रोसेस विद द अपोजिशन। हो जाएगा। राना साहब, ये अभी अपोजिशन लीडर की जानब से ख़त लिखा गया, अगर कंसनी होगा तो फिर पार्लिमानी कमेटी में ये मामला जाएगा, तो आप नहीं समझते कि ख़त लिखा गया, जवाब अगर नहीं आया तो आप अपोजिशन मुशावरत से अपने नाम पेश कर दें, स्पीकर को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, और कहीं जी प्रोसेस इनिशिएट करें, तो कुछ चीज़ें डिबेट शुरू हो जाए। अदरवाइज़ तो फिर एक तरफ एतराज़ भी बहुत है इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन पे, और दूसरी तरफ तो फिर ये काम करता रहेगा जब तक कंप्लीट नहीं होता ये प्रोसेस। खालिद साहब देखें, असूली तौर पर और बुनियादी तौर पर, कानूनी तौर पर भी जो ख़त है वो प्राइम मिनिस्टर को लिखना चाहिए। जैसे भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन चलें उनको खत लिखना चाहिए ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को कि हमें ये कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं बदकिस्मती से इस हुकूमत की जो संजीदगी है वो किसी मामले में भी संजीदगी नहीं है, खा वो आइनी मामलातों, कानूनी मामलातों, सियासी मामलातों, मुआशी मामलातों। तो ये तो अब ऑब्वियसली अब उनका दिल नहीं ख्याल, मेरा ख्याल कर रहा, क्योंकि जिस तरह से वो इनको फेवर किया गया है, शायद इसलिए मेरा ख्याल उनका दिल नहीं कर रहा। तो इसलिए असूली तौर पर तो लीडर वज़ीर आज़म को खत लिखना चाहिए ऑपोजिशन से कि ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को कि कंसल्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। और मेरे ख्याल में ये प्रोसेस महीना 2 महीने पहले शुरू कर देना चाहिए, ताकि जिस दिन टर्म खत्म हो उससे अगले दिन ही नया चीफ इलेक्शन कमीशन और जो मेंबर हैं वो अपना काम शुरू किया, और कोई एडहॉकिज्म नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि ये जिस तरह से ये 30-40 साल ये लोग हुकूमतें करते रहे हैं, इनका जो तरीकाकार है चीजों को करने का, उसी वजह से तो आज हम यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन ये एडहॉकिज्म राना साहब हमें हर जगह ही नज़र आ रहा है। ये एक बड़ा अहम मामला जो है कि इसके साथ जुड़ा हुआ वो इलेक्शन, और इसका काम ही इलेक्शन होता है, लोकल बॉडीज़ का मामला भी है। अभी बलूचिस्तान में कुछ इलेक्शन कुछ जगहों पे हो रहे हैं, बलदियाती इंतखाब। लेकिन मैं ज़रा आफ्ताब साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपका क्योंकि पार्लिमानी वज़ीर भी रहे हैं आप, और ये जो बुनियादी जमहूरियत है, ये जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों को जो हक मिलता है, मसाइल हल होते हैं, अगर वो बल्दियाती इदारे फ़ाल ना हो तो आपकी समझ लें जमहूरियत की बुनियाद ही मजबूत नहीं होती। बदकिस्मती से ये जितनी जमहूरी अदवार आए हैं उसमें आपकी हुकूमत हो, PTI की हो, पीपल्स पार्टी की हो, बल्दियाती इदारे अंडरमाइन रहे हैं, और आमरीत जब भी आई है उसने फोकस वहाँ पे किया है, शायद कि वो आवाम के साथ गहरा राब्ता रखना चाहते थे। तो आप नहीं समझते कि सियासी जमातों का शायद अपना भी तर्ज अमल इस हवाले से उनके खुद सियासी जमातों के लिए और जमहूरियत के लिए मसाइल पैदा करता है, अगर इलेक्शन टाइम पे नहीं होते, बल्दियाती इदारे फाल नहीं होते तो? देखिए जी, मैं खुद भी ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बल्दियाती अदारे एक बुनियाद हैं, वो मुल्क की भी बुनियाद और जमहूरियत की भी बुनियाद। ये वक्त पे होने चाहिए और रेगुलरली तरीके से होने चाहिए। अब बदकिस्मती से आप देखें कि पिछली गवर्नमेंट में जब इनको ख़त्म किया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी इनको बहाल नहीं किया गया,
अगर वो उस वक़्त ये बहाल कर दिए जाते या अपनी टर्म पूरी कर जाते तो यकीनी तौर पर वक़्त पे फिर इलेक्शन आ जाते। तो ये तो बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि बल्दियाती अदारे जब तक मजबूत नहीं होंगे, जब तक के बुनियादी जो लोगों की डिफ़िकल्टीज़ हैं और उनके मसाइल हैं, उनका हल ही इनके पास है, क्योंकि ये मोहल्लों में कौंसलर्स रहते हैं, चेयरमैन आज़ाद शहरों में रहते हैं, वो अवाम के बहुत ही करीब तर होते हैं। अब होता ये है कि चूंकि पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनका ज्यादा फोकस होता है असेंबली के मेंबरान पर, सूबाई कौमी, तो फिर ये पीछे हट जाते हैं। ये शेख साहब, मेरे ख्याल है अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली भी शायद रुकावट बनते हैं कि वो डेवलपमेंट बजट अगर सारा उधर चला जाएगा तो वो समझते हैं हमारी वक़्त शायद कम हो जाएगी। नहीं, वहाँ वो बजट नहीं आता, उनका अपना बजट होता है। वो देखे ना, शहर के जितने भी टैक्सेस होते हैं वो उनको वो कलेक्ट करते हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो शेयर मिलता है, ये कलेक्शन मिलती है, उसमें से भी शेयर जो है बल्दियाती अदारों को जाता है। ये इतना इशू नहीं होता पैसों का, ये सही। खुद भी काफी जनरेट कर लेते हैं। खास तौर पर जिला कौंसिल को जगह जगह पे उनके टैक्सेस लगते हैं, बोर्ड टैक्स है, बहरहाल वो इतना इशू नहीं है जितना इशू ये है कि ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो की जाती है MNs MPs पर। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। सही है। सरमद साहब, आप नहीं समझते कि ये जमहूरी जो बुनियाद है उसको अगर मजबूत किया जाएगा तो अल्टीमेटली आपकी सूबाई और कौमी सतह के ऊपर जो पार्लिमान है या जमहूरियत है वो भी मजबूत होगी, लेकिन अगर बुनियाद ही वीक रहेगी तो फिर शायद ये जो मसाइल हमें आए रोज़ पेश आते हैं, जमातें भी या इदारे भी बाहम दस्तों गिरबान रहते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह एक ये भी है कि हमने शायद अपनी बुनियाद, अपने पहुँच जो है वो अवाम के अंदर अगर हमारे मजबूत होंगी, जड़ें मजबूत होंगी, तो फिर शायद कोई भी बाहर से तूफ़ान जो है कि इस दरख्त को नहीं हिला सकेगा। मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ, क्योंकि जब तक ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक स्ट्रक्चर नहीं आएगा, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं आएगा और पार्टिसिपेटरी फोरम्स क्रिएट नहीं होंगे तो तो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली शुरू होता है लोकल गवर्नमेंट से, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आती हैं, फिर वफाकी या कौमी हुकूमत लेवल के ऊपर हुकूमत आती है। और आपके इल्म में होगा जो पॉइंट्स पीपल्स पार्टी और PMLN ने जब गवर्नमेंट में पावर कोलिशन हमारा बन रही थी, और जो हमने अलायंस के तौर के ऊपर जो एग्रीमेंट आपस में साइन किया था, उसके अंदर एक शर्त ये थी कि पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। अगर आप देखें तो सिंध के अंदर जहाँ पे हमारी हुकूमत है वहाँ बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं, और बल्दियाती हुकूमतें जो हैं कराची समेत बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म कर रही हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी काफ़ी हद तक जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं वो हो चुके हैं। पंजाब में भी होनी चाहिए, और अभी हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है उसके अंदर भी हमने ये एक जो डिमांड, एक जो इशू था वो जो डिस्कस किया है वो पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का है। और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस अगर पूरे मुल्क में हो जाएं और एक सूबे में ना हो तो वो एक एनॉमली मेरे ख्याल में रह जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पंजाब में भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करा दिए जाएं, और एक सिस्टम जो है लोकल गवर्नमेंट का वो पूरे पाकिस्तान में हर सूबे के अंदर इफेक्टिवली चलना चाहिए, और ताकि लोगों के अंदर एक पार्टिसिपेटरी जो एक स्पिरिट है ना वो पैदा हो। जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि जी उनके मसाइल जो हैं वो उनके इलाके में हल हो रहे हैं, और उनको अगर कोई मिसाल के तौर पे रहीमगर खान में रहता है और उसको आके अपने मसाइल लाहौर में हल कराने हैं तो उसके लिए मसला है, या अगर कोई रहता है घोटकी में और उसको कराची जाना पड़ता है। सखर में या घोटकी में और उसको कराची आना पड़ता है अपने मसाइल हल कराने के लिए, तो मसला होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट हुकूमतें हैं वो अपना वो फ़ाल हो और वो इफेक्टिवली अपना काम रोल कर ले। प्ले मैं करें, इसी नुक्ते ताकि पे राना साहब आपकी तरफ भी आता हूँ, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कोई लोकल बॉडी इलेक्शन और फिर पाकिस्तान की जो सियासी मामलात हैं, मुज़ाकरात के इश्यूज़ जहाँ पे कुछ ना कुछ अटके हुए हैं, इस पे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत, बलदियाती इलेक्शन और कुछ मामलात ऐसे जो आइनी और कानूनी मामलात इस वक्त पाकिस्तान को चैलेंजेस की सूरत में दरपेश हैं। हमारे साथ शेख आफ्ताब अहमद साहब हैं, राना आतिफ साहब हैं और सेनेटर सरमद अली साहब हैं। राना साहब, ब्रेक से पहले हम लोकल बॉडीज़ इलेक्शन पे बात कर रहे थे और ये हमने देखा कि जब भी हर दौरे हुकूमत में बलदियाती एक्ट को या कानून को बदलने की आड़ के अंदर हमेशा ताख़ीर की गई। हर पार्टी की ख्वाहिश है कोई इस किस्म का कानून हो कि अपनी मर्ज़ी की लोकल बॉडीज़ के अंदर जो हुकूमतें हों वो हमारी अपनी जमात की हों, और बुनियादी जो तरजीह होनी चाहिए वो तो आवाम की फलाह बहबूद होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आती। तो आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर भी कहीं बैठ के गौर व फिक्र और तमाम जमातें जो है कि वो इस बुनियादी एलिमेंट के ऊपर भी फोकस करें तो बेहतर नहीं है? जी, बिल्कुल खालिद साहब। देखें, मैं और मेरी पार्टी बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर आपने गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है और आम आदमी की ज़िंदगी में जो डे टू डे उसके मसाइल हैं उसको हल करना है, तो आपको बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आपको एक बलदियाती सिस्टम लेके आना पड़ेगा। क्योंकि जो आम आदमी के जो माइक्रो लेवल के मसाइल हैं वो तो बल्दियात के लेवल पे ही हल होते हैं और हो सकते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये इसका इतना रवाज नहीं रहा, जो कि कोई इतनी कमेंडेबल चीज़ नहीं है, तो होना चाहिए। तो मैं सिर्फ़ आपको अपनी इस चीज़ का बात बता दूँ, और पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि जो मुअस्सर जो लोकल गवर्नमेंट है उसका क़याम नागुज़ीर है, और हमारा आइन भी ये कहता है। तो बिल्कुल इस चीज़ को मैं सपोर्ट करता हूँ और ये बिल्कुल होना चाहिए। बदकिस्मती से जब हमारी गवर्नमेंट आई 2018 के एंड में, तो हम चाह रहे थे कि एक बड़ा मौसर किस्म का बलदियाती निज़ाम हो। बजाय इसके कि सिर्फ एक कागज़ी कार्रवाई हो। उसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि जो उससे पहले जो बलदियाती इंतखाब करवाए गए थे, वो तकरीबन 8 साल बाद करवाए गए थे पंजाब के अंदर। आपको याद होगा, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर हुए थे, और वो 2015 के आखिर में वो इलेक्शन हुए थे, और 2017 के शुरू में 1.25 साल बाद जाके लोगों ने बलदियाती नुमाइंदों ने हलफ उठाया था। वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और उसके बाद जो फाइनेंशियल पावर है वो नीचे ट्रांसफर ही नहीं की। देखें, कोई भी निज़ाम है, उसकी अफादियत वो तब तक मुवस्सर नहीं हो सकता जब तक इख्तियारात इंतजामी और माली दोनों नीचे तक ट्रांसफर नहीं हुए। इलेक्शन करवाना तो कोई चीज नहीं है, लेकिन अगर आप माली और जो दूसरे इख्तियारात हैं, जैसे इंतजामी इख्तियार, वो नीचे ट्रांसफर नहीं करते, जैसे कि हम दुनिया में और मुल्कों में, ममालिक में देखते हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े शहर हैं, तो वहां पे तभी गवर्नेंस सिस्टम बेहतर होता है जब आप ये करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ एक कठपुतली सिर्फ निजाम रख लिया जाता है, सिर्फ जो कि कहने के लिए होता है। तो हमारी हुकूमत जब आई है, तो पंजाब के अंदर हमने कोशिश ये की कि उसको जो उसके अंदर जो गैप्स हैं उसको पहले हल किया जाए, और हम तो एक डायरेक्ट इलेक्शन करवाना चाह रहे थे मेयर का, शहर का। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि उसके बाद कोविड आ गया। हमारी हुकूमत के तकरीबन साल, 1.25 साल बाद कोविड आ गया, और आपको पता है कोविड के अंदर फिर लॉकडाउन की जो रिस्ट्रिक्शंस थी, तो उसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं हो सका जो कि होना चाहिए था। इंशाल्लाह ताला अब हम जल्द, हमारी हुकूमत आएगी पूरे पाकिस्तान में, तो सारे सूबों में, तो हमारा बिल्कुल, हमारे चेयरमैन इमरान खान का और हमारी पार्टी का बिल्कुल जो हमारा मैनिफेस्टो है, हम उसमें है कि हम एक बड़ी जबरदस्त किस्म का, जैसे मैंने पहले कहा, इंतजामी और माली मामलात में जो कि फुली आज़ाद होगा, उसके पास तमाम इख्तियारात होंगे, हम एक ऐसा लोकल बॉडी सिस्टम लेके आएंगे, और ये होना चाहिए। शेख साहब, एक चीज़ और जो अक्सर गिला होता है अवाम को, कि इस वक्त एक महंगाई और बोझ काफ़ी है अवाम के ऊपर, और यकीनी तौर के ऊपर उसके असरात ज़िंदगी के हर तबके के ऊपर पड़ते हैं, और जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनके ऊपर भी महंगाई के असरात हैं। लेकिन जब आवाम की आमदन में इजाफ़ा ना हो रहा हो और पार्लियामेंट के अरकान की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए और एक अच्छा खासा इजाफ़ा किया जाए, तो फिर लोग समझते हैं कि जी कि उनकी नुमाइंदगी शायद वो अफराद ठीक से नहीं कर रहे, कि जब आवाम को कोई रिलीफ या बड़ी मराद नहीं मिल रही लेकिन अरकान को मिल रही है, तो आप समझते हैं कि ऐसे हालात के अंदर पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा जो है कि उस पर तो सारे इत्तफाक राय कर लेते हैं, वहाँ पे कहीं बाहम दस्तों इससे गिरबान पहले नहीं। इससे पहले जी इससे जी पहले कि आप शेख साहब के पास गए, मैं राना साहब की बात पे इजाफा करना चाहूँगा। राना साहब ने कहा कि
कि हमारी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कराना चाहती थी, लेकिन कोविड-19 का भी जिक्र किया, लेकिन इनको कोविड-18 का भी जिक्र करना चाहिए था, जो अगस्त 2018 में इस मुल्क में आया। उसके बाद अगर हम देखें तो पंजाब में इन्होंने लोकल गवर्नमेंट जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स थी उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया था। इसी तरीके से मुझे याद पड़ता है कि जेयूआई गालिबन 2020-21 में जेयूआई के मेयर जो थे वो शायद पेशावर में कामयाब हुए थे और उनको फंड्स ही नहीं रिलीज किए जा रहे थे इनकी गवर्नमेंट की जानिब से। तो असल में ये एक दोहरा म्यार है, एक तरफ कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो अमल और नियत में थोड़ा सा मेरे ख्याल में गैप है। तो अगर नियत और अमल में इनका गैप कम हो जाता तो चीज़ें बहुत बेहतर मेरे ख्याल में हो जाती। वो बिल्कुल सरवर साहब, ये हमने एनएफसी और पीएफसी में भी देखते हैं कि सूबे एनएफसी पे लड़ते हैं वफाक से, लेकिन जब पीएफसी की बात आती है कि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उसी तर्ज के ऊपर जाने चाहिए तो वहाँ पे लोग जो है कि ज़रा फिर हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं। शेख साहब, ये जो मैंने सवाल किया था कि अवाम अपने नुमाइंदों से ये तवक्को करते हैं कि वो पहले अवाम और फिर अपने मराद की तरफ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है, तो ये समझते हैं कि इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। देखिए जी, बात ये है कि ये कोई मराहत नहीं है। मैं 1990 में फर्स्ट टाइम एज ए एमएनए आया था, तो हमने कुछ प्रॉपर्टी बेची है, खरीदी कोई नहीं इस अरसे में। उसकी वजह ये होती है कि देखें, जब हम अपने डेरे पे बैठे होते हैं पब्लिक डीलिंग के लिए, तो 150, 200, 250 बंदा डेली हमें विजिट करता है। चाय, बिस्किट, दोपहर का खाना ये भी सर्व करना पड़ता है। फिर इलाके में के अंदर, अब मेरे इलाके में 331 देहात हैं। किसी शादी पे जा रहे हैं, किसी के मातम पे जा रहे हैं, दुआओं के लिए जा रहे हैं। ये अखराजात लाखों रुपए महीना बनते हैं हमारे। और अगर हमारे पास अपनी रनिंग इनकम ना हो, कारोबार ना हो या रनिंग इनकम ना हो, तो हम तो एक हफ्ता भी सरवाइव नहीं कर सकते। वो सियासत को इबादत भी तो कहते हैं ना शेख साहब। जी, गुजारिश ये है, देखिए मेरी बात सुनें। अब मैं जब 13 से लेकर 18 तक फेडरल मिनिस्टर था, तो मुझे मिलती थी 1,35,000 रुपए तनख्वाह, और जो मेरा पीएस था वो लेता था 2.5 लाख रुपए तनख्वाह। तो अब अगर तनख्वाह एक फेडरल सेक्रेटरी के बराबर कर दी गई है, जो फेडरल सेक्रेटरी मिनिस्टर के अंडर काम करता है, तो इसमें क्या बुराई? कोई भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने पहले कहा कि ये एक बोझ है जिसपे हर बंदा, और उसमें बिला तफरीक, देखिए अवाम थोड़ा सा एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमारे जो नुमाइंदे हैं वो तो हमारे लिए थोड़ी सी अगर कुर्बानी नहीं दे सकते और अवाम मुसलसल कुर्बानी दे रही है, तो ये एक उनके दिल में एहसास पैदा होता है। ज़रा उसका अजाला कैसे होगा? मेरी बात सुनो। बात यह है कि मैं जिस शहर में पैदा हुआ हूँ, रहता हूँ, मैंने यहाँ पर लोगों को बारिश का पानी इकट्ठा होकर जोड़ों में, एक तरफ से कुत्ते पी रहे हैं और दूसरी तरफ से इंसान पी रहे हैं, अपनी आंखों से देखा है। सही बात है। बेशतर इलाकों में पाकिस्तान के देहातों में ऐसा ही है। सही है। न यहाँ पर सड़कें थी, न हमारे पास स्कूल थे। मुझे याद है कि हम जब बचपन में स्कूल जाया करते थे और बारिश होती थी, तो रास्ते में ईंटें जोड़ 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 कर हम वहां पर पहुंचते थे। आज हर गांव में बिजली मौजूद है, और हर गांव में गैस मौजूद है, कारपेट सड़कें मौजूद है, स्कूल मौजूद है। आज तो अल्लाह का बड़ा फजल है, करम है पाकिस्तान के ऊपर। अब मेरा जो ये अटक शहर है, जहाँ हार्डली 2 होटल होते थे जहाँ पर मुश्किल चाय मिलती थी, और यहाँ पर शाम को आप निकले तो कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं जहाँ के बैठने की जगह मिलती। लोगों के माली हालात माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं। मैं चूंकि देहातों में जाता हूँ, ये मैं 7 मरतबा अल्लाह के करम से जीत के गया हूँ। मुझे बाजी भी याद है और हाल में भी सब कुछ देख रहा हूँ। शेख साहब, अभी भी पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज्यादा अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और 35% अदाद-ओ-शुमार, ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं। ये अदाद-ओ-शुमार ये कहाँ से लेते हैं? इनको आए ना, हम किसी को आप मेरे साथ भेजें, मैं उसको 3 दिन अपने हल्के में चक्कर लगवाता हूँ, मुझे कोई एक कच्चा मकान तो दिखा दे, वो किसी देहात में कच्चा मकान हो।
तो मुझे गुर्बत खत्म हो कोई गई। किसी नहीं सर, गाँव ऐसा जैसे दिखा दे जहाँ पर गैस ना हो। सही। देखें, लोगों का बड़ा करम हुआ है, लोगों के हालात बहुत बेहतर हैं। सही। आज अटक जैसे में हर किस्म के स्कूल मौजूद है और स्कूलों में दाखिले नहीं मिलते। ठीक। हॉस्पिटल्स प्राइवेट इतने ज्यादा बन चुके हैं, वहां दाखिले नहीं मिलते। अल्लाह का बड़ा करम हुआ है इस कौम के बहुत सी ऊपर। चीजें ठीक हुई हैं, लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि सरमद साहब, आप इस पे क्या, जी, शेख साहब का नुक्ते नजर है कि देखिए हालात बहुत बेहतर हुए हैं, वो मामलात मैं नहीं है दो तीन जैसे बातें, बयान किए जाते देखिए हैं। पहले जो आपने सैलरी की बात की उसके ऊपर बात करूंगा, जी। उसके बाद मैं हालात के ऊपर बात करूंगा। तो दो 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 चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। पहले तो आपने जो सैलरी की बात की, मेरे ख्याल में इसके ऊपर आपको इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि ये तनख्वाह जो इस वक्त मिल रही है वो तकरीबन 2,19,000 बनती है, जो कट कटा के 1,66,68,000 रुपए आती है। ये 2013 में गालिबन फिक्स की गई थी। जी। उसके बाद 2017 में जैसे थोड़ी सी कम फिक्स की गई थी, और फिर 2017 में 15,000 रुपए बढ़ाए गए थे। तो बेसिकली अगर आप देखें तो 15,000 रुपये अगर निकाल दें तो 2013 के बाद ये तकरीबन कोई 12 साल के बाद तनख्वाह जो है वो पार्लियामेंटेरियंस की बढ़ाई गई है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि मिडिल क्लास को, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में। दूसरी तरफ आप और हम ये कहते हैं कि जी इस वक्त जितने लोग जाते हैं वो इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली वेल ऑफ तबके से जाते हैं, और इसलिए उनको वो मराद नहीं या मिलनी तो चाहिए, फूडीज हैं या एतराज किया जाता है इस पे। बिजनेसमैन हैं या वो टेक्नोक्रेट्स भी हैं, तो वो इकोनॉमिकली साउंड तबकों से जा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई कोई आदमी प्राइवेट सेक्टर की अपनी मुलाजमत छोड़ के या प्राइवेट सेक्टर से निकल कर सिर्फ यहाँ आके पार्लियामेंट में बैठे और काम करे, तो अगर आप उसको 1,66,000 रुपए देंगे तो कोई नहीं आएगा। मैं सरबा सर पहले एक तो ये ब्रेक ले आपको लूं, ब्रेक से पहले आपसे सर शुरू कर ले, आपसे शुरू मुझे कर सर लेता अच्छा, हूं। एक जरा इसको बैलेंस करने के लिए आपसे शुरू एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद आएंगे तो सरमद साहब से इसी नुक्ते के ऊपर सैलरीज और फिर ये जो गुर्बत का एक पर्सपेक्टिव है उस पर बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के कुछ हालात और अरकान पार्लियामेंट की सैलरीज में इजाफा हुआ, उस पर हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। समझ समझा चाहता हूँ, आपकी बात काटी, ब्रेक ज़रूरी थी, आप उस बात को कंप्लीट कर लीजिए। और फिर एक पॉवर्टी का जो पर्सपेक्टिव है, मतलब शेख साहब के इलाके में नो डाउट अटक और इससे मुज़ाफ़ात में हमने खुद भी देखा है बड़ी डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे, लेकिन शायद पूरे पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं है। जैसे शेख साहब ने भी जिक्र किया, जब ये मिनिस्टर थे तो उनकी तनख्वाह इनके सेक्रेटरी से कम थी। उसी तरीके से अगर आप देखें तो एक एमएनए और एक सेनेटर की जो तनख्वाह है, जैसे मैंने कहा कि कट कटा के 1,66,000 आती है, तो जो सेनेट का जो ड्राइवर है उसकी तनख्वाह जो है वो इससे ज़्यादा है। तो आपको कुछ तो बैलेंस करने की ज़रूरत है ना, या आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इस पर्सपेक्टिव में बेसिकली देखना है कि बाकी हर जगह तो तनख्वाह बढ़ती रहे। अगर आप मेरे ख्याल में अगर आप 2013 से लेके आज तक 10% भी तनख्वाह बढ़ाते पार्लियामेंटेरियंस की एनुअली, तो इससे ज़्यादा तनख्वाह होती जो जो इस वक्त प्रपोज की गई है। तो इसको उस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि एक तनख्वाह बढ़ी नहीं है, और अगर 10% पर एनम बढ़ती तो आज तनख्वाह कितनी होती, मेरे ख्याल में कुछ 7.5-8 के करीब होनी चाहिए थी। तो उससे कम ये बन रही है। तो हमें राइट पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम क्रिटिसिज्म बजाय सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करना शुरू करते हैं। ठीक। इसी इसी तरीके से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ी हैं, जजेस की तनख्वाह बढ़ी है। मेरे ख्याल में हाई कोर्ट के जज की तनख्वाह तकरीबन कुछ 24 लाख के बराबर है या 22 लाख है, और सुप्रीम कोर्ट में शायद 32 के जज की तनख्वाह 32 लाख के करीब है। आप ये कहते हैं कि जी जुडिशरी की तनख्वाहें बड़ी ज़बरदस्त हों, ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें बड़ी ज़बरदस्त हों, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें जो हैं उनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वो उनके ऊपर तो हम आपके कंसर्न साथ लगा ना वो देंगे। टैग कर देते ना, खिदमत और इबादत और सर ऐसी खिदमत सर तमाम खिदमत अलकाबात खिदमत लगाकर। खिदमत और इबादत, हम देखें हम सियासत खिदमत के तौर पे करते हैं या इबादत के तौर पे करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पेट तो सबको लगा होता है ना। आप ये सही। नहीं कह सकते कि जी खिदमत करें और खाना ना खाएं। सही ठीक है। है, तो जो स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि मिडिल क्लास से पढ़े लिखे लोग
पॉलिटिक्स में आए तो तो फिर ये आपको करना इस पड़ेगा। पॉलिटिक्स को उनके लिए अट्रैक्टिव करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते, अगर नहीं करेंगे तो इसी किस्म के लोग आएंगे जिनसे आपको शिकायत रहती हैं। दूसरी बात आपने कही थी क्विकली कर पॉवर्टी लीजिएगा के उसको, हवाले क्योंकि से, फिर अभी क्विकली जी। देखें 35% आप कह रहे हैं लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो पर पॉवर्टी लाइन रहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त होगा। अभी इन्होंने कहा, शेख साहब ने कहा कि जी गुर्बत नहीं है, गुर्बत है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में पिछले 75 साल में बहुत इंप्रूवमेंट आई है, 50 साल में बहुत इंप्रूवमेंट आई है, 30-35 साल में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन आज भी बलूचिस्तान के अंदर अगर आप जाएं तो जो वहाँ गुर्बत है, वहाँ पे इंसान और जानवर जो है एक ही सर जगह से पानी बलूचिस्तान, पीता सिंध है। चले जाएं, आप पंजाब चले जाएं, सिंध केपी के सिंध में बहुत देहाती बेहतर है, इलाकों में सिंध में चले हालात जाएं। बहुत बेहतर है, लेकिन अब सिंध के कुछ इलाकों में आपको गुर्बत नजर आती है, लेकिन जनरली रिलेटिवली बेहतर है। पर सदर्न पंजाब में चले जाए आपको नजर आता है कि हालात क्या हैं। सो बेसिकली पॉवर्टी, बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग हैं, लेकिन असल ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि हम कहें कि जी लोग, असल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हाउ डू वी अपलिफ्ट देम उनके कैसे किया जाता है, आउट ऑफ। क्योंकि जितने वसाइल बढ़ते हैं हमें आबादी उनको भी बढ़ पॉवर्टी जाती से है ना सरमद हमें साहब। पॉवर्टी से उनको जी हमें पॉवर्टी से उनको निकालना कैसे, असल में ठीक है गवर्नमेंट को, सूबाई और राना वफाकी साहब, हुकूमतों को ये पॉलिसी ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि इनको किस तरीके से हम कर अपलिफ्ट सकते करें हैं राना पॉवर्टी से साहब। ये और उनको सब अबव द पॉवर्टी लाइन ले आए। अपोजिशन पे ये गिला होता है कि जहाँ पे अवामी मामलात हैं, इत्तफाक राय नहीं होता, बैठते भी नहीं है, बात भी नहीं करते, लेकिन जहाँ पे अपने अरकान का सारा मामला होता है तो अपोजिशन भी जो है कि खामोशी से सारे ला देती है और सारे इकट्ठे हो जाते हैं बहुत जल्दी। जी ये अभी सरमा साहब ने बहुत ज्यादा लगता है वो सेनेट में तकरीर कर रहे हैं, लेकिन उनका बुनियादी नुकता ठीक है। आई थिंक देखें एक पर्सपेक्टिव है, आई थिंक दोनों पर्सपेक्टिव ठीक हैं, जो अवाम का पर्सपेक्टिव है और लोगों का पर्सपेक्टिव है कि लोग अपने पार्लियामेंटेरियन से एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं, लोग उनसे सेक्रीफाइस ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। और जो दूसरा पर्सपेक्टिव है कि जैसे शर्मा साहब ने कहा कि लोग कि अगर आप चाहते हैं कि जो प्रोफेशनल लोग हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं वो पॉलिटिक्स में आगे आए और करप्शन ना हो, तो कि उनकी वो फिर उनकी जो मिनिमम जो उनका उनको इतना हो कि वो वेजेस या सस्टेन उनकी कर मराहत सकें। हैं वो। हाँ सर, ये अब ये देखें जो पॉलिटिशियन है वो दुनिया में, मैं इस चीज को जो ये क्रिटिसिज्म है इसको मैं बिल्कुल जायज समझता हूँ कि लोग पॉलिटिशियन से ये तवक्को ये करते हैं कि वो अपने बारे में कम सोचें और अपने अवाम के बारे में ज्यादा सोचें, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो दूसरा पर्सपेक्टिव है एक तरह से वो भी ठीक है कि लोग ये समझते हैं कि हमें प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए इन अ वेरी ऑनेस्ट मैनर और इंटेग्रिटी के साथ नहीं है। तो कम से एक कम मिनिमम। राना साहब एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि अभी 2-4 मिनट रह गए हैं, फिर शेख साहब से भी मैं कमेंट लेने हैं। ये एक तरफ मुज़ाकरात का मामला भी है, उम्मीद है शायद हो जाएगी 28 को मीटिंग और इमरान साहब से भी मुलाकात हो जाए। पीटीआई के अंदर भी तब्दीलियां बड़ी लाई हैं पिछले 1-2 दिनों के अंदर, केपी की भी और पंजाब की लीडरशिप के हवाले से भी। तो ये कोई एग्रेसिव बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ऐसे लोग आ रहे हैं कि जो ज़रा हार्ड लाइनर हैं, कोई एग्रेसिव पॉलिसी सोची जा रही है, या ये तब्दीलियों का क्या है? अली अमीन गंडापुर साहब को भी साइड पे किया गया पार्टी पोजीशन से? नहीं बिल्कुल जी नहीं। देखें पहले तो लोग कहते थे अली अमीन गंडापुर साहब बड़े एग्रेसिव हैं और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, तो वो सीरियसली है कि खान साहब ने इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं और जो पॉलिटिकल होते हैं उनको हम जरा सेपरेट कर दें, क्योंकि देखें केपीके के अंदर हम बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, गवर्नेंस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है। तो खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नेंस पे ज्यादा फोकस करे, और जुनेद अकबर साहब जो है वो हमारी पार्टी के 29 साल पुराने, वो 96 हैं पार्टी के अंदर, बड़े सीजन पार्लियामेंटेरियन हैं, 29 साल से वो पीटीआई के साथ हैं। तो खान साहब ने वो जिम्मेदारी उनको, कोई उनको अपोज नहीं कर रहा था, कोई इनकी नहीं है, बल्कि अलीमीन गंडापुर साहब भी और सारे दोस्त उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब की जहां तक बात है, पंजाब में तो ऐसी कोई चीज नहीं है। आलिया हमजा को मेरे ख्याल अभी सिर्फ मेंबर साजी या तंजीम साजी के हवाले से है, लेकिन वो तो देखें चीजों को इम्प्रूव करने के लिए। अब देखें जो मैं बताऊं आपको, मैं खालिद साहब, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है ये कोई खानदानी जमात नहीं है, हम हर वक्त इनोवेट करते रहते हैं।
ठीक हो गया। जरा मैं देखा शेख साहब, जाता है, गर्ल्स को सीखा राना जाता साहब है। को कुछ लिंक्स में भी शायद और प्रॉब्लम आ रहा है। एक आखिरी बात मैं आपको बात बता दूं, जो आपने लोकल बॉडीज का मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आपको मैं एक बात बताऊं कि लोकल बॉडीज के अंदर इन मुंतखब मेंबर कौमी असेंबली हूं, इन्होंने 7 अरब रुपया इन्होंने मुख्तस किया था। जो 7 अरब रुपया में तो मेरा ख्याल है यहाँ पे लोगों की क्या आपने डेवलपमेंट करनी थी, क्या लोगों के आपने वो करना था। तो मेरा जो पॉइंट था कि लोकल बॉडी का जो बेसिक टेस्ट है इख्तियारात की मुंतकिली, जो कि इंतजामिया और और जो माली फाइनेंशियल भी, मामलात है। माली मामलात भी हो। जरा और शेख साहब, बिल्कुल, एक लेकिन चीज आपको आखिरी बताऊं, आपसे पूछना चाह रहा हूँ। लंदन के अंदर जो लंदन का बजट है वो 13% जो वो उसकी जो लंदन से डेवलपमेंट शायद है हर किसी मामले भी के अंदर शायद हम मुकाबला ना कर तो सके। शेख साहब, मैं एक लास्ट कह मिनट रहा में कि हमने शेख वो साहब से करना। लेने दे जरा मुज़ाकरात के हवाले से। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। शेख साहब, ये आप उम्मीद रख रहे हैं कि 28 को इजलास हो जाएगा, इमरान खान साहब से कमेटी की मुलाकात भी करवा दी जाएगी कल, और कोई मुस्बत नतीजे निकलेंगे मुज़ाकरात से? देखिए जी, मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ कि जी क्योंकि जी। मैं उसका मेंबर नहीं हूँ कमेटी का। बहरहाल जो अंदर डिस्कशन वगैरह होती हैं उसमें तो गवर्नमेंट का एक साफ कॉर्नर मौजूद है। गवर्नमेंट चाहती है कि ये मुज़ाकरात कंप्लीट हों और किसी साइड पे लगें। तो लेकिन कुछ ये भी एक बात उसमें आती है कि वो कहते हैं जी कि वो पहले आप कमीशन बनाएं। हम्म। तो उनका आर्गुमेंट ये है कि कमीशन तो तब बनाया जाता है कि कोई चीज अगर पर्दा स्क्रीन के पीछे छुपी हुई है उसको बाहर लाने के लिए। हम्म। यहाँ पर तो जो ये 9 मई है और ये 26 नवंबर है, ये तो एक ओपन सीक्रेट्स है। हम्म। सारी दुनिया को पता है कि कौन ललकार रहे थे, कौन बुला रहे थे, किन के सामने हथौड़े चल रहे थे। ये तो कोई ऐसी ढकी छुपी बात तो है नहीं, इट्स च- ओपन सीक्रेट। चलें, उम्मीद और करते फिर हैं कि ये इस पे कोई ऐसा हल निकल आए, अफ्रीकैन राजी हो, पाकिस्तान भी ज़रा आगे बढ़ना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया शेख आफ्ताब साहब आपका, राना आतिफ साहब आपका भी शुक्रिया, और सेनेटर सरमद अली साहब बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, आज तक लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।